गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी की इच्छा पूरी करे। आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप बने, आपका सिलेक्शन हो। इस बार जो भी आप एग्ज़ाम दें उसमें आपका सिलेक्शन हो, इस कामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। ज़िंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो लड़ेगा उसी के कदमों में जहान होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम है पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। आज हम क्या पढ़ेंगे? पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जीन पियाजे कौन है। तो जो जीन पियाजे है वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। थे मतलब है नहीं थे। कब से कब तक रहे? 1896 से 1980 तक रहे। 1896 से 1980 तक रहे जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। उन्होंने सोचा कि उन्होंने किस चीज़ पर परीक्षण किया, तो उन्होंने सोचा कि बालक की बुद्धि का विकास कैसे होता है, मैं इस चीज़ पे प्रयोग करूँगा। उन्होंने इस चीज़ पे प्रयोग किया कि बालक की जो बुद्धि है उसका विकास कैसे होता है। इसलिए उन्होंने जो उसका प्रयोग किया वो किस पर किया? वो उन्होंने अपने बच्चों पर ही, अपने स्वयं के बच्चों पर ही वो प्रयोग करने शुरू कर दिए, ये देखने के लिए कि जो बच्चे में, बालक में जो बुद्धि का विकास होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, और उसी को जब उन्होंने वो प्रयोग पे प्रयोग करते रहे तो उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया संज्ञानात्मक विकास का। उसे किस चीज़ का नाम दिया गया? संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया गया। ठीक है, या मानसिक विकास का के सिद्धांत का नाम दिया गया। उसी जब वो अध्ययन कर रहे थे उसी चीज़ पे उन्होंने क्या किया? बारीकी से अध्ययन किया उस चीज़ पर, क्या उस पर बालक की बुद्धि का विकास कैसे होता है, इस चीज़ पर उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और प्रयोग किस पे किए? प्रयोग अपने स्वयं के बच्चों पर किए। और जब ये उन्होंने इस चीज़ पर बारीकी से अध्ययन किया तो उसे क्या नाम दिया गया? उस अध्ययन को संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास के सिद्धांत का नाम दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है। उनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तो उनके अनुसार होता है कि बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। उन्होंने क्या कहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या होता है? उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। उनका सीखने का तरीका, उनका सूचनाएं इकट्ठी करने का तरीका, यानी इन्फॉर्मेशन जुटाने का तरीका। वो नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं ना, नई नई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ना, तो उन सब के तरीके को इकट्ठा करना, सूचनाओं के इन्फॉर्मेशन निकालने के तरीके को इकट्ठा करना क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। किनके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। क्या है जीन पियाजे के अनुसार? कि बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य, यानी अर्थ क्या है इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास। अब देखेंगे कि पियाजे ने इस सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया, पियाजे के इस सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सके, जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सके, समावेशन कहलाती है।
ठीक है। समावेशन क्या है इनके अनुसार? समावेशन क्या है पियाजे के अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार समावेशन वह है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सके, बदलाव किए जा सके उसमें, वो क्या कहलाता है? वो समावेशन, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक। क्या है? पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है? सक्रिय ज्ञान निर्माता, मतलब उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। इनके अनुसार क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनकी सोच क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सक्रिय ज्ञान निर्माता, वो जितनी भी क्या करते हैं, जितनी भी जो चीज़ें सीखते हैं वो सब किस वे में? पॉजिटिव वे में सीखते हैं। ठीक है। सक्रिय ज्ञान क्या करते हैं? सक्रिय ज्ञान का निर्माण करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग का निर्माण करते हैं। जो जितनी भी उनकी सोच है वो हमेशा पॉजिटिव है। और उन्हें क्या कहा गया है? नन्हे वैज्ञानिक। नन्हे वैज्ञानिक क्या क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हें बच्चों के अंदर सीखने की ललक बहुत ज़्यादा होती है ना। जो काम आप बड़े नहीं सीख सकते ना, उसे किसी बच्चे को समझाइए, वो 2 मिनट में सीख जाएगा। अगर आप फ़ोन ही देख लीजिए, अब छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का बच्चा फ़ोन ऐसे चला रहा है ना कि आपको भी नहीं पता होगा कि फ़ोन कैसे चलाते हैं। जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें फ़ोन, टच स्क्रीन जो फ़ोन होते हैं उन्हें वो चलाने नहीं आते। लेकिन आज 1.5 साल के 2 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दो तो वो सारी चीज़ें फटाफट से सुनेगा। अगर वो रो रहा है, उसके हाथ में आप म्यूजिक चला के दे दो, कार्टून चला के दे दो, वो तुरंत उसे देखना शुरू कर देगा। तो बच्चे के अंदर सीखने की शक्ति, सीखने की जो इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है। वो नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए शोध करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। ठीक है। इसके बाद जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके अनुसार है ये सारी चीज़ें? पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे कौन है? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था कि बालक की बुद्धि का विकास कैसे होता है, इस चीज़ पर उन्होंने बहुत ही डीपली अध्ययन किया था, डीपली स्टडी की थी। और जो वो प्रयोग कर रहे थे वो किस पे करते थे? वो अपने ही बच्चों पे प्रयोग करते थे। ठीक है। और जब उस अध्ययन को क्या नाम दिया गया? उस अध्ययन को संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास का सिद्धांत का नाम दिया गया। ठीक है। फिर इनके अनुसार मैंने आपको बता ही दिया कि समावेशन क्या होता है पियाजे के अनुसार? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है या उसमें बदलाव किए जाते हैं। अब देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट क्या है। जो संज्ञानात्मक विकास है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये अब एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे, एक एक को डिफाइन करते हुए चलेंगे। संप्रत्यय थोड़ा टफ लगता है ना वर्ड आपको हिंदी में, तो उसे क्या बोलते हैं? इजी लैंग्वेज आपको लगती है ना इंग्लिश, तो उसमें क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट। यानी जो संज्ञानात्मक विकास है उसके कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुकूलन। पियाजे के अनुसार क्या है? अनुकूलन क्या है? तो इन्होंने कहा है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन है। पियाजे ने क्या कहा है कि वातावरण के अनुसार, जैसा भी वातावरण है, जैसा भी हमारे आसपास का माहौल है, उसके अनुसार खुद को वैसा ही बना लेना, उसके अनुसार खुद को ऐसा ही ढाल लेना, तो वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। कहते हैं ना कि जैसी परिस्थिति हो व्यक्ति को अपने आप को ऐसा ही बना लेना चाहिए। बहुत सारी कहावतें हैं कि जैसा देश वैसा भेष, जैसी परिस्थिति वैसा ही खुद को बना लो। तो अनुकूलन क्या है? अनुकूलन वही है कि वातावरण के अनुसार, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ऐसा ही बन जाना। जैसे हम वातावरण में रह रहे हैं हमें खुद को भी ऐसा ही बना लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा प्रकार है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है कि पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि छोटा बच्चा है, उसने पहली बार किसी कुत्ते को देखा, ठीक है, या बिल्ली को देखा, तो वो अपनी मदर से, अपनी माँ से क्या पूछता है कि ये क्या है, मतलब उस कुत्ते को देखकर पूछता है कि ये क्या है, तो माँ बोलती है कि ये कुत्ता है। तो उसने पूछा क्यों, ये कुत्ता क्यों है? छोटा बच्चा जिसने पहली बार कुत्ते को देखा है, ठीक है, तो उसने पूछा क्यों है ये कुत्ता,
तो उसने बोला बेटा इसके 4 पैर है, एक 2 कान है और 1 पूंछ है, इसलिए ये कुत्ता है। तो बच्चा अपने मन में क्या सोचे, मतलब क्या छवि बना लेगा कि जो कुत्ता होता है उसके 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है और 2 कान होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो कुछ दिन बाद वो जो कुत्ता था उस कुत्ते का रंग कैसा था, काला था। फिर वो जब दूसरे कुत्ते को, सफ़ेद रंग के कुत्ते को देखता है, मतलब जिसके 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, 1 मुंह होता है, तो वो उसे देखने के बाद खुद अंदाज़ा लगा लेता है कि ये भी कुत्ता ही है, पर इसका कलर अलग हो सकता है अलग अलग तरह के कुत्ते हो, तो वो अंदाज़ा लगा लेता है। तो ठीक, इसका आत्मसातीकरण का मतलब क्या है, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। अभी आपको मैं पूरी बात समझाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब कुछ दिन बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो बिल्ली को देखता है, ठीक है। अब बिल्ली को भी वही पूंछ भी है, 4 पैर भी है, मुंह भी है, कान भी है, सेम वही है। तो वो बिल्ली को देखकर बोलता है कि ये कैसा कुत्ता है, अपनी अपनी माँ से क्या बोलता है कि ये कैसा कुत्ता है। तो वो जब उसे बताया जाता है बच्चे को कि ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है, ठीक है, तो वो सोचता है कि अच्छा 4 पैर वाली और पूंछ वाली बिल्ली भी होती है। उसके बच्चा यही सोचेगा ना, जब एक अबोध बालक होगा, उसने पहली बार किसी चीज़ को देखा है तो वो तो यही सोचेगा। मैंने क्या बताया था कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब वो उसे कुछ पता नहीं होता, वो कोरे कागज की तरह होता है, उसे सारी चीज़ें कहाँ पे आके सीखने को मिलती है, परिवार में, समाज में, वातावरण में, पास पड़ोस, अपने आस पास के पड़ोस में, अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में, अपने सारी चीज़ों से वो एक बहुत सारी चीज़ों को सीखता हुआ जाता है, ठीक है। तो जब वो देखेगा कि ये तो बिल्ली है, फिर वो क्या अंदाज़ा लगाएगा, पूर्व ज्ञान यानी पिछला ज्ञान, जो उसे पहले बताया गया था कि 4 पैर वाला और 1 पूंछ वाला और 2 कान वाला कुत्ता होता है, तो वो उससे अंदाज़ा लगाएगा कि कुत्ता और बिल्ली में दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो उसे अंदाज़ा लगा के फिर आगे से ध्यान रखेगा कि जो छोटे साइज, जो जिस तरह से ये दिखाई दे रही है वो बिल्ली है, और जो वो दूसरे वाला तूने सफ़ेद और काला देखा था वो कुत्ता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आत्मसातीकरण का, कि पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण कहलाती है। समायोजन, तीसरा पॉइंट क्या है, समायोजन। समायोजन क्या है, जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है। पुराना ज्ञान या स्कीमा भी बोलते हैं इसे, पुराने ज्ञान में परिवर्तन करने को क्या बोलते हैं, स्कीमा। पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। परिवर्तन किया ना उसने पुराने ज्ञान में, उसने कैसे किया परिवर्तन, जब उसे बताया गया था कि वो कुत्ता है, फिर उसे बताया गया कि ये बिल्ली है, ठीक है, तो उसने पुराने ज्ञान में परिवर्तन किया, चेंज किया, तो उसे पता चला ना कि जो पहले तूने बताया था सफ़ेद और काला वो क्या था, वो कुत्ता है। अब उसने क्या किया, उस पुराने ज्ञान में चेंज किया, परिवर्तन किया, तब उसे पता चला कि ये क्या है, ये बिल्ली है, ठीक है। तो क्या है समायोजन, जब बालक अपने पुराने ज्ञान में या स्कीमा में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है तो वह क्या कहलाता है, वह समायोजन कहलाता है। स्कीमा क्या है, स्कीमा का अर्थ होता है संरचना या ज्ञान या व्यवहार का ढंग। क्या होता है स्कीमा का अर्थ, संरचना या ज्ञान या व्यवहार का ढंग या व्यवहार का तरीका। जैसे किस किस की संरचना, मानव की संरचना, पक्षी की संरचना, पेड़ की संरचना, पशु की संरचना, ये किसके अंतर्गत आ जाती है, स्कीमा के अंतर्गत आ जाती है। तो क्या है ये संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। क्या है, पहला अनुकूलन। अनुकूलन मैंने आपको बताया, वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना अनुकूलन। आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण। समायोजन क्या है, जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन आरंभ कर देता है, चेंजेस लाने शुरू कर देता है, तब वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। अब देखेंगे 4th नंबर पे, ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 4th नंबर पे देखेंगे विकेंद्रण। विकेंद्रण क्या होता है, विकेंद्रण क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत का, उसका 4th पॉइंट है विकेंद्रण। विकेंद्रण क्या होता है, किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके में सोचने की क्षमता को क्या कहते हैं, विकेंद्रण कहते हैं। किसी वस्तु के विषय में सोचना, किस तरह से सोचना, वास्तविक तरीके से सोचना।
वास्तविक तरीके से सोचना क्या कहलाता है? सोचने की क्षमता कहलाती है विकेंद्रण। तो विकेंद्रण की डेफिनेशन क्या हुई? किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचना क्या कहलाता है? विकेंद्रण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संरक्षण। संरक्षण को देखेंगे। बालक द्वय, ये सब किसके अनुसार है? पियाजे के जो कौन सा सिद्धांत चला हुआ है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मानसिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो संरक्षण क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता। बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता। बालक जिस माहौल में रह रहा है उस वातावरण को समझने की क्षमता। ठीक है, और स्थिरता, ठहराव, उस वातावरण को समझने की क्षमता और उसमें ठहराव की क्षमता। क्या? तथा किसी वस्तु के तत्व एवं रंग रूप में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता क्या कहलाती है? जब वो बालक क्या कर देता है? किसी तत्व के रंग रूप में परिवर्तन करना सीख जाता है कि ये किस तरह से अलग अलग है, तब वो क्या कहलाता है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संरक्षण कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन, जिस वातावरण में वो रह रहा है उसमें परिवर्तन, चेंजेज करना, तथा स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता, तथा उस वातावरण में स्थिरता को समझने की क्षमता, तथा किसी वस्तु के तत्व एवं रंग रूप में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता। मतलब किसी भी वस्तु का किसी की वस्तु के तत्व और उसके रंग रूप में जो परिवर्तन होता है, जब उसे बालक को ये करना आ जाता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है संरक्षण। ठीक है, इसके बाद देखेंगे संज्ञानात्मक संरचना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है? किसी बालक के मानसिक संगठन किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को, उसके अंदर कितनी क्षमता है किसी भी कार्य को करने की, कितनी पावर है किसी भी कार्य को करने की, मानसिक क्षमता, मानसिक संगठन, वो किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करता है, किस तरह से इकट्ठा करके रखता है। किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी क्या कहा जाता है? उसकी जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक संरचना। इसी संरचना के आधार पर बड़ी आयु वर्ग का बालक छोटी आयु वर्ग के बालक से भिन्न होता है। किसके आधार पर? संरचनात्मक संरचना के आधार पर ही छोटी आयु का मतलब छोटा बच्चा बड़े बच्चे से अलग होता है। किसके आधार पर? संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही छोटा बच्चा छोटी आयु वर्ग का बालक बड़ी आयु वर्ग के बालक से अलग दिखाई देता है, भिन्न दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया क्या होती है? मानसिक संक्रिया होती है जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है। आपने देखा होगा ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अगर उसे कोई टेंशन है या मान लीजिए उसे स्कूल का ही कुछ काम है, होमवर्क ही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब तक वो उसे क्लियर नहीं कर देंगे तब तक लगे रहेंगे। मतलब वो क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। उसकी चिंता में अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपने उसे किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। वो टीचर क्या है? थोड़े से कठोर है, थोड़े से स्ट्रिक्ट है ना। बच्चे के मन में उनके प्रति क्या है कि अगर मैं नहीं करूँगा, पढ़ के नहीं जाऊँगा तो मुझे जाते ही डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। तो बच्चे के मन में बच्चा क्या करता है? उस चीज़ का चिंतन करता है और कोशिश करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए याद करके ही जाऊँगा, पढ़ के ही जाऊँगा, नहीं तो वहाँ जाते ही क्या होगा? डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। तो क्या है चिंतन? जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया मानसिक संक्रिया की तब वह मानसिक संक्रिया कहलाती है। मतलब तब बालक किस अवस्था में होता है? उस समय बालक जब वो चिंतन कर रहा होता है किसी भी चीज़ पे, उसके बारे में सोच रहा होता है, उसका समाधान निकाल रहा होता है, किसी भी समस्या का समाधान कर रहा होता है, सोच कर उसे टेंशन होती है, चिंता होती है, तो वो उस टाइम बच्चा किस अवस्था में होता है? मानसिक संक्रिया की अवस्था में होता है। किस अवस्था में? मानसिक संक्रिया की अवस्था में होता है। पियाजे के अनुसार क्या है? जीन पियाजे ने क्या कहा है कि मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है।
क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे आपसे, दिए दे देंगे कि मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। किसने कहा, किसने कहा कि मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे वहाँ पे तुक्का लगाएंगे, तुक्का नहीं लगाना ना। तो आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को नोट डाउन करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, अच्छे से ध्यान से एक एक चीज़ को। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं, बिल्कुल टॉपिक के बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करोगे ना कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, जो मतलब जो सिलेबस में है, चैप्टर पढ़े नहीं, चैप्टर आपने पढ़े नहीं और क्या किया कि क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए। लेकिन जब हम वहाँ जाके पेपर करना शुरू करते हैं ना तो हमारे दिमाग, जब हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तब हम वहाँ तुक्के लगा के आते हैं और फिर हमारे कितने मार्क्स आते हैं आपको पता ही है ना। तो क्या है मानसिक संक्रिया, जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है और मानसिक संक्रिया की अवस्था, तो वह उस समय किस में रहता है, तो वह मानसिक संक्रिया की अवस्था में होता है। पियाजे के अनुसार क्या है, पियाजे ने कहा है कि मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। क्या है, मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे स्कीम्स। स्कीम्स क्या होती है, स्कीम्स यानी योजना भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, बोलते हैं ना स्कीम को। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते समय, जब हम बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जब हम उन्हें हल करते हैं उस समय हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्य होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जब आप जो वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उन्हें हल करते हैं ना, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, विभिन्न प्रकार के तथ्य दिए होते हैं, तब उन्हें हल करना, उसे योजना के अनुसार हल करना क्या कहलाता है, स्कीम कहलाता है। ये किसके अनुसार है, पियाजे के अनुसार है। क्या है, संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, आप इसे मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्या है, अनुकूलन है। अनुकूलन क्या है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन है। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी के अनुसार अपने आप को ढालना, वैसा ही अपने आप को बना लेना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। दूसरा क्या है, आत्मसातीकरण है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण कहलाती है। ये मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बता दिया। दूसरा क्या है, समायोजन। समायोजन अपने आप जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। स्कीमा मैंने आपको बता दिया, इसका अर्थ क्या होता है, संरचना या ज्ञान या व्यवहार का ढंग या तरीका। इसके बाद आता है विकेंद्रण। केंद्रण क्या है कि किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को क्या कहते हैं, विकेंद्रण कहते हैं। संरक्षण क्या है, बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता को समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के तत्व एवं रंग रूप में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता क्या कहलाती है, संरक्षण कहलाती है। संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है, जब बालक किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। इसी संरचना के आधार पर बड़ी आयु के बच्चे और छोटी आयु के बच्चों में भिन्नता देखी जाती है। नेक्स्ट क्या है, मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया क्या होती है, जब बालक किसी समस्या पर चिंतन कर रहा होता है तो वह उसकी अवस्था में होता है, मानसिक संक्रिया की अवस्था में होता है। और पियाजे ने इसे क्या कहा है, मानसिक संक्रिया को चिंतन का एक प्रमुख साधन कहा है। इसके बाद क्या है, स्कीम। बहुविकल्पीय प्रश्न करते समय जब हमारे पास बहुत सारे तथ्य होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे स्कीम बोलते हैं। यानी कितने विकल्प होते हैं, जब हम मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन करते हैं हमारे पास 4 विकल्प होते हैं, ठीक है। आप इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे।
इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम कल हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। कल क्या पढ़ेंगे? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक होगा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, फिर उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है अवस्थाओं में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंद्रिय जनित गमक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी पढ़ेंगे हम पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती है, पूर्व वैचारिक और अंतर्दर्शी। फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों अवस्थाओं को हम कब पढ़ेंगे? कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम भी पूरा दिन लगे रहते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब सपोर्ट नहीं मिलता ना तो निराशा महसूस होती है कि हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस 5 मिनट निकालने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 5 मिनट में आप जितने लोगों को कर सकते हैं। मैंने ये नहीं बोलती कि आप पूरा दिन इसी में लगे रहो, नहीं, सिर्फ 5 मिनट निकालिए और 5 मिनट के लिए अपने जितने भी दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हैं उस पर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, अपने परिवार को बड़ा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे और इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।